हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह आप सबके बीच एक बार फिर से डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड के सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत सेकंड पेपर के अंतर्गत एक जो टॉपिक है कि अच्छे मापन या उपकरण की क्या अच्छी विशेषताएं हो सकती हैं, उन्हीं की मैं आज चर्चा करूंगा। यानी कि एक मेजरमेंट्स जो टूल होता है, जो मापन का उपकरण होता है, उसमें कौन कौन सी गुड क्वालिटी होती हैं, उसकी विषय में आज मैं आपकी चर्चा करूंगा। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं मापन क्या है। ठीक है, तो मापन मैंने आपको पहले विगत वीडियो में बताया कि मापन किसी वस्तु, किसी प्राणी के किसी अ, गुण के आधार पर हम उसको मापने का प्रयत्न करते हैं कि उस गुण के आधार पर उस व्यक्ति की क्या स्थिति है, और गुण के आधार पर जो मापते हैं उस पर आधार पर हम उसे किसी अंक या संकेतों में या न्यूमेरिकल फॉर्म में या सिंबॉलिक तरीके से उसको चेंज कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, उसे हम भी मापन कहते हैं। और जब मापन करते हैं तो उसके लिए कोई स्वीकृत रूल होते हैं या कोई रूल्स होते हैं या कोई नियम होते हैं, एक्सेप्टेड रूल होते हैं, जो सब कोई स्वीकार करता है। ऑल द पर्सन जो भी है वो स्वीकार करते हैं। उन रूल के आधार पर, उस गुण के आधार पर हम उसका उसको न्यूमेरिकल या संकेतन के रूप में उसे बदल देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है हमारे सामने कि जो हमें रिजल्ट के रूप में जो अंक या संकेत के रूप में जो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में जो अंक प्राप्त हुए हैं, उन अंकों की व्याख्या करने के लिए हमको कोई सोशियल यानी सामाजिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक जो मानदंड होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनके आधार पर उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। यानी एक अच्छे मापक उपकरण की क्या विशेषताएं होती हैं, या अच्छे मापन या मूल्यांकन के उपकरण होता है उसके उसकी क्या अच्छी विशेषताएं होती हैं, इवैल्यूएशन या मेजरमेंट करने वाले जो टूल्स होती है उसकी क्या विशेषताएं, उनकी विशेषताओं की चर्चा करें। तो सबसे पहली विशेषता आती है, वो आती है वैधता। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैलिडिटी, यानी वैधता। यानी मापन करता क्या करता है कि जिस गुण को उसको मापना होता है वह उसी गुण की चर्चा करता है, और उस गुण में केवल उस गुण का संबंध उसके उद्देश्यों की सीमा से होता है। आखिरकार जो जो ट्रैट होता है या क्वालिटी होती है, जिस गुण को हमको मेजर करना होता है, वह केवल उसी गुण का मापन करे, ना कि किसी अन्य गुण का मापन करे। ठीक है, तो जब वो मेजर करता है तो मापन करते समय वो जो जो मेजर करता है तो केवल जैसे उसी केवल उसी गुण या क्वालिटी का उसी ट्रेड का ही मापन किया जाता है, ना कि अन्य दूसरे गुण या क्वालिटी का मापन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बुद्धि को माप रहे हैं, इंटेलिजेंट को माप रहे हैं, तो केवल हम बुद्धि को माप रहे हैं। बुद्धि के साथ साथ कुछ ऐसे पहलू होते हैं जैसे पर्सनालिटी के पहलू भी आ जाते हैं, और अधिगम के पहलू भी आते हैं, स्मृति, मेमोरी, अन्य पहलू भी आ जाते हैं। तो हम उससे उसकी वैधता या वैलिडिटी प्रभावित होने लगती है, उस ट्रैट या गुण की वैधता प्रभावित होने लगती है। इसीलिए हमको वैध उपकरण के विषय में जो भी हमको वैधता का संबंध होता है उसकी उद्देश्यों की सीमा से, यानी जो उपकरण जिसके लिए बनाया गया हो वह केवल उसी का मेजरमेंट है। यानी जो भी टूल्स हो वह केवल उसी का मेजरमेंट करे, वो जिस वस्तु या प्राणी या थिंग्स के जिस स्टैट या गुण को मापने के लिए बनाया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे हम दूध को, पेट्रोल को हम लीटर से मापते हैं, इसे हम मीटर से नहीं माप सकते हैं। ठीक है ना, तो लीटर से यानी कि वो लीटर दूध के लिए, द्रवों के लिए वैलिड है, जबकि जबकि वो जो मीटर होता है वो वैलिड नहीं होता है। मीटर कपड़े के लिए वैलिड होता है, लीटर द्रव्य या जो पेट्रोल डीजल होता है उसके लिए लीटर का प्रयोग करते हैं हम, और जो कपड़े होते हैं उसके लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो उपकरण जिसके लिए, यानी जो टूल्स जिसको मेजर करने के लिए बनाएगा वह केवल उसी को मापे, जब ना कि दूसरे को मापने, दूसरे गुण को मापने लगे, तो इसे हम कहते हैं वैधता। ठीक है, और वैधता का जो संबंध होता है वो उद्देश्यों की सीमा से होता है। यानी जो उपकरण, जो टूल्स जिस गुण को या जिस ट्रैट को मेजर करने के लिए बने वह केवल उसी का मापन करे, इसे हम वैधता कहते हैं। वैधता का संबंध उद्देश्यों की सीमा से होता है। अब दूसरा जो गुण आता है, पहला गुण था वैधता, दूसरा गुण था आपका विश्वसनीयता। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। तो विश्वसनीयता जो गुण होता है इसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि बार बार वही परिणाम प्राप्त हो। यानी कि आप 1 लीटर दूध को मापें और फिर उसको दूसरे लीटर से मापें तो सेम रिजल्ट आए, यानी उसी दूध को जब आप फिर से मापें
तो सेम रिजल्ट यानी बार बार वही परिणाम प्राप्त करें, यानी कि मापन सही हो और मापन से बार बार वही रिजल्ट या परिणाम हमको प्राप्त हो, और कोई भी मापन करे, मापन के परिणाम सेम हो, उसमें कोई अंतर हो, यानी मापन करता कोई भी हो, कोई भी उसको नापे और वो सब सेम आपको रिजल्ट प्राप्त हो। ठीक है, जैसे मान लो टेट का रिजल्ट है, टेट का आपने एग्जाम दिया, आपने उसमें 90 अंक अर्जित किए, तो अगली बार वही 2-3 महीने बाद अगर यदि आपको फिर वही टेस्ट दिया जाए तो उसी टेस्ट में आप फिर से वही सेम रिजल्ट पाएं, या 90 से 95 100 तक पहुंच जाएं, या 90 से 80 85 तक पहुंच जाएं, है ना, तो आप यानी आपके नंबरों में लंबा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं बार बार वही परिणाम, इसे हम विश्वसनीयता कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और तीसरी विशेषता होती है उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठता, इसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिविटी के ही कहते हैं। और वस्तुनिष्ठता का संबंध होता है कि जो मेजरमेंट कर, जो मापन करने वाला, मेजरमेंट करने वाला जो पर्सन होता है, उसके जो पर्सनल इफेक्ट होते हैं वो मेजरमेंट पे के परिणाम पे या रिजल्ट पे नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि मापनकर्ता का व्यक्तिगत जो प्रभाव होता है वह उसके प्रभाव का प्रयोग, जो प्रभाव है ना, उसके परिणाम यानी मेजरमेंट करते समय मापन प्रक्रिया यानी मापन जो प्रोसेस होती है उस पर नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि जो दो परीक्षक हों उनके द्वारा जो अंक प्रदान किए जाए वो लगभग समान होना चाहिए। जैसे कि हम कहें भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई या मद्रास, इन चार में से कौन सी है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो यानी कि चाहे पाकिस्तान का एग्जामिनर हो तो भी नई दिल्ली बताएगा, चाहे श्रीलंका का एग्जामिनर हो तो भी नई दिल्ली बताएगा, यानी कि परिणाम कैसा होगा, विश्वसनीय होगा, यानी मापनकर्ता का सेम रिजल्ट, मतलब कोई व्यक्तिगत प्रभाव ना पड़े, यानी कि वो सेम आए, यानी कि व्यक्तिगत जो मापनकर्ता का, जो मेजरमेंट करने वाले पर्सन का पर्सनल इफेक्ट उस मापन प्रक्रिया पर ना पड़े। अगला चौथा जो मापन होता है उसे हम मापन का जो होता है विशेषता, उसे हम कहते हैं मानक, नॉर्म्स, यानी कि मानक या नॉर्म्स का मतलब ये होता है कि जब मेजरमेंट करता को अपने माप उपकरण के माध्यम से जो परिणाम प्राप्त होते हैं या जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, जो मापन करने वाला पर्सन होता है, मेजरमेंट करने वाला पर्सन होता है, उसको जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों की व्याख्या करने के लिए वो सोशियल, कल्चरल या साइंटिफिक, ये 3 प्रकार के जो मानव नॉर्म्स होते हैं या और अन्य प्रकार के मानदंड या नॉर्म्स होते हैं, उनके आधार पर उसका इंटरप्रिटेशन करता है, और इसी इंटरप्रिटेशन को जब वो करता है, व्याख्या करता है, तो उसके लिए उसे नॉर्म्स की, मानक की जरूरत पड़ती है। ये जैसे कि नॉर्म्स के आधार पर व्यक्ति की समूह में उसकी व्यक्तिगत स्थिति बताई जाती है, कि समूह के औसत के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्थिति को अवगत कराया जाता है कि भाई उसकी समूह में स्थिति, उसकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, यानी समूह में, यानी कि ग्रुप में उसकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, उस गुण के आधार पर ये उसमें नॉर्म्स में बताया जाता है। नॉर्म्स एक प्रकार का औसत प्राप्तांक होता है जो संपूर्ण समूह का औसत होता है या एवरेज होता है, जो उसकी स्थिति के विषय में चर्चा करता है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता तो मैंने आपको बताई, पहली विशेषता वैधता, दूसरी विश्वसनीयता, तीसरी वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी, और चौथी मैंने नॉर्म्स या मानक बताए आपको। ये चार के अलावा विभेदकता का संबंध ये होता है कि इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मापन के परिणामों का विस्तार हो, यानी कि आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में विचलनशीलता या वेरिएबिलिटी होती है, जो अधिकतम माइनस मैक्सिमम, यानी कि आप प्राप्तांकों का विस्तार कितना होता है, तो यानी कि जो आपको विचलनशीलता से मतलब ये होता है कि जो प्रश्न उसमें समाहित किए जाएं, जो टूल्स में प्रश्न समाहित किए जाएं, वो सरल, मध्यम तथा कठिन तीनों प्रकार प्रकृति के होना चाहिए। और जब वो तीनों प्रकृति के होंगे, जब अगर वो होंगे प्रश्न, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी, यानी कि जो औसत बच्चे होते हैं वो प्रश्न को औसत दृष्टि से हल करेंगे, और जो बच्चे उच्च बुद्धि के होंगे, हायर बुद्धि के होंगे, इंटेलिजेंस के होंगे, वो ज़्यादा कर पाएंगे, और जो लोअर बुद्धि के होंगे वो निम्न क्वालिटी के प्रश्न हल कर पाएंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस तरह से। इसे विभेदकता कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसे। अगला है कॉम्प्रिहेंशन या व्यापकता। तो मापन का जो मापन करते समय हम जिस गुण को ट्रीट करना चाहते हैं, मापक करना चाहते हैं,
और उस गुण के समस्त पहलुओं की या समस्त डायमेंशन के विषय में आपको चर्चा करना चाहिए और समस्त डायमेंशन के क्वेश्चनर को या प्रश्नों को या एक्टिविटी को या क्रियाओं को उस क्वेश्चनर में या उपकरण में रखना चाहिए। इससे जो टूल्स में कंप्रिहेंसिव या व्यापकता का गुण समावेश हो जाएगा। अगला होता है व्यावहारिकता या प्रैक्टिकलिटी का गुण, जो गुण होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी का जो गुण होना चाहिए, तो जो व्यवहारिकता का गुण होना चाहिए। इसमें कहते हैं कि मापन जब उपकरण का जो निर्माण हो, यानी जो उपकरण ऑलरेडी उपलब्ध हो, वो जो ऑलरेडी उपलब्ध होता है वो उसे स्टैंडर्ड टूल कहते हैं या इसे मानकीकृत टूल कहते हैं। जो विशेषज्ञ द्वारा निर्मित होता है उसे हम मानकीकृत टूल कहते हैं। वो उसमें उसके सभी विशेषताएं यानी कि वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और मानक ये रहती है। स्टैंडर्ड टूल्स या प्रमाणीकृत टूल भी कहते हैं उसे, वो विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। लेकिन परंतु यदि टूल्स उपलब्ध नहीं है, जिस चीज को मेजर करना उस चीज का टूल्स उपलब्ध नहीं है, तो हमें टूल्स का हमको निर्माण करना पड़ेगा, यानी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उस टूल्स का या उपकरण का हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और जब हम उस टूल्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो टूल्स का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, उसके बाद उसका बच्चों को प्रशासित करेंगे। या प्रशासन करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चों को रिस्पांस प्रदान करने के लिए या जो सब्जेक्ट होता है, जो प्राणी होता है, उसको उसके डाटा कलेक्शन के लिए आप ये उसको रिस्पांस करने के लिए आप जो भी जो आपका जो टूल्स होता है उसको प्रोवाइड कराते हैं, उसको उपलब्ध कराते हैं, उसे हम कहते हैं प्रशासन। जब प्रशासन होने के पश्चात जो सब्जेक्ट जो होता है, व्यक्ति होता है या प्राणी होता है या वस्तु होती है जो या जिसके गुण को ट्रीट करना होता है, वो अपना रिस्पॉन्स दे देता है। और वो क्या करता है, जब वो रिस्पॉन्स देता है और उस रिस्पॉन्स को या प्रतिक्रिया को हम क्या करते हैं, अंकन करते हैं। अंकन का मतलब काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग यानी गणना करते हैं, ठीक है। और गणनाओं के आधार पर हम उसका इवेल्युएशन करते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं। तो जो व्यवहारिकता का जो गुण होता है, उसका कहना का मतलब ये होता है कि जो उपकरण का निर्माण हो, जो उपकरण का हम निर्माण करें, वो उपकरण के निर्माण में भी कम समय लगे, कम श्रम हो और कम धन, कम समय और कम टाइम और कम जो हमारा धन का खर्च हो, व्यय हो, और कम से कम समय लगे, कम से कम श्रम लगे, और उसका प्रशासन में कम समय लगे, उसके अंकन में कम समय लगे, और उसके मूल्यांकन में भी कम से कम समय लगे। यानी कि आपको प्रशासन यानी बच्चों तक उपकरण को पहुंचाने, टूल्स को पहुंचाने, उनकी काउंटिंग करने, इवेल्युएशन करने में कम टाइम लगे, कम है ना व्यय हो, और कम से कम आपको मेहनत करनी पड़े, आपका कम से कम वर्क करना पड़े, ठीक है। तो ये एक प्रकार से व्यवहारिकता गुण। अगला है संतुलन, यानी कि बैलेंस। यानी एक उपकरण में बैलेंस भी होना चाहिए, यानी कि मापन उपकरण में जो भी ट्रेट हो या गुण हो या जिस चीज को मेजर कर रहे हो आप, उसके सभी डायमेंशन या सभी विमाओं को, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समस्त प्रकार के क्वेश्चन को रखना चाहिए। यानी कि ऑल द जो पाठ्य वस्तु हो उस टॉपिक की, उस समस्त जो टॉपिक की जो करिकुलम हो, उसके समस्त पहलुओं को देखते हुए, उसके समस्त डायमेंशन को देखते हुए समस्त प्रकार के क्वेश्चनों को उस टूल्स में सम्मिलित करना चाहिए। अगला आता है सक्षमता। तो सक्षमता के अंतर्गत इफिशिएंसी कहते हैं, यानी कि परीक्षण की जो रचना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स, वो आपका आसान हो, प्रशासन करना आसान हो, काउंटिंग आसान हो, और जो रिस्पॉन्स करते हैं परीक्षार्थी, यानी कि उस टूल्स को भरते हैं एग्जाम में, जिस तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उस क्वेश्चन को हल करते हैं, उनके क्वेश्चन या हल करने में भी कम से कम समय लगे, इसे हम कहते हैं सक्षमता। अगला है विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी का जो है स्पेशलिटी होना चाहिए, यानी विशिष्टता का जो गुण होना चाहिए। विशिष्टता का जो गुण होना चाहिए वस्तुनिष्ठता का पूरक है, यानी कि वस्तुनिष्ठता का पूरक होने का मतलब ये हुआ कि अनभिज्ञ छात्र, यानी कि जो कम जानकार छात्र होते हैं, कम नॉलेजफुल छात्र होते हैं, वो उस टूल्स पे कम से कम प्रतिक्रिया दे सकें। और जो मध्यम हो या मीडियम हो या औसत दृष्टि के जो छात्र हों, वो मीडियम स्तर की प्रतिक्रिया दे सके, और जो उच्च बुद्धि के हों या अच्छे जानकार हों, उस टूल्स पर अपनी अच्छी प्रतिक्रिया दे सके। इसे हम कहते हैं
विशिष्टता। अगला होता है डिफिकल्टी लेवल, यानी कठिनाई स्तर। तो कठिनता जो होती है वो औसत दृष्टि से होना चाहिए, यानी कि जो बच्चा होशियार है या तेज है या हाई बुद्धि का है वो ज़्यादा हल कर सके और वो ज़्यादा अंक अर्जित करे। वो और जो मीडियम है वो कम अंक अर्जित कर, मीडियम औसत दृष्टि के अंक अर्जित कर सकें, और जो निम्न या कमजोर लो कैटेगरी के हों वो कम से कम अंक अर्जित कर सके। इस तरह से यदि जो कठिनाई लेवल औसत दृष्टि का होगा तो स्वाभाविक है कि इनमें बंटवारा हो जाएगा। अगला है न्यायोक्ता यानी फेयरनेस। यानी फेयरनेस का मतलब ये होता है कि परीक्षार्थियों को जो टूल्स पर प्रतिक्रिया देते समय अपने सही योग्यता और यानी कि जो उनके अंतर्गत जो वास्तव में जो रियल एबिलिटी है उस एबिलिटी के उनको अवसर प्राप्त हों, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने सही अवसरों को उसमें व्यक्त कर सकें, सही योग्यता के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी रिस्पॉन्स दें। इसी हम कहते हैं न्यायिकता और न्यायिकता या फेयरनेस में। अगला है जो प्रमापीकृत यानी स्टैंडर्डाइजेशन, यानी एक टूल्स में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है जो टूल्स स्टैंडर्डाइजेशन होता है या स्टैंडर्ड टूल्स होता है या मानकीकृत टूल होता है, प्रमापीकृत जो टूल होता है। इस टूल में ऑलरेडी मापक उपलब्ध होते हैं, यानी नॉर्म्स होते हैं ऑलरेडी, और जो नॉर्म्स होते हैं या मानक होते हैं इस आधार पर हम टूल्स की व्याख्या करते हैं या जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों मापन के द्वारा जो रिजल्ट होते हैं परिणाम होते हैं उन रिजल्ट की हम इंटरप्रिटेशन या व्याख्या के लिए हम इन मानकों का प्रयोग करते हैं। और एक स्टैंडर्ड टूल होता है जो मानकीकृत टूल होता है, उस मानकीकृत टूल्स में ऑलरेडी उसकी वैधता कितनी है, विश्वसनीयता कितनी है, ये दोनों बातें निहित होती हैं एक प्रमापीकृत टूल्स में कि उसकी वैधता कितनी है और उसकी विश्वसनीयता कितनी है। ये बातें ये दो महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वैधता और विश्वसनीयता एक स्टैंडर्ड टूल में निहित होते हैं। ठीक है। और यदि हम टूल्स को बनाते हैं या उपकरण को हम बनाते हैं तो उसको हमें रिलायबिलिटी और उसकी वैधता निकालनी पड़ती है। उस टूल्स को हमको मानकीकृत करना होगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्थिर त्रुटि या कांस्टेंट एरर का संबंध किससे होता है। तो कांस्टेंट एरर या स्थिर त्रुटि का संबंध वैधता से होता है, वैधता या वैलिडिटी से होता है। जो चर त्रुटि या वेरिएबल जो एरर होती है इसका संबंध हमारे विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी से होता है। और जो पर्सनल एरर होती है व्यक्तिगत त्रुटि इसका संबंध हमारी वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी से होता है। और जो इंटरप्रिटेशन या व्याख्या त्रुटि होती है या इंटरप्रिटेशन एरर होती है इसका संबंध नॉर्म्स या मानक से होता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और अच्छे आप मापन उपकरण की विशेषताएं कौन सी हो सकती है। मिड टर्म एग्जाम में ये विशेषताएं पूछी जा सकती है कि वैधता क्या है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानक, विवेकता, व्यापकता, व्यावहारिकता, संतुलन, सक्षमता और विशिष्टता और कठिनता, न्याययुक्तता और प्रमापीकृत, ये विशेषताएं पूछी जा सकती हैं कि टूल्स में क्या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वैधता और विश्वसनीयता में क्या संबंध होता है। तो आप याद रखिए कि कोई चीज जो वैध होती है वो हमेशा विश्वसनीय होती है, यानी जो चीज वैलिड होती है वो हमेशा रिलायबल होती है। ठीक है, इस बात को रखिए। लेकिन कोई चीज रिलायबल हो सकती है परंतु वह जरूरी नहीं कि वैलिड हो या वैध हो, यानी कि विश्वसनीयता हो सकती है और वह चीज वैध ना हो। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, हालांकि सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं लेकिन फिर भी आपके समझने की दृष्टि से उचित होगा। तो जैसे कि पत्नी और प्रेम का, तो पत्नी जो होती है वो हमेशा वैध होती है, वैलिड होती है, इसलिए वो हमेशा रिलायबल या विश्वसनीय होती है। लेकिन प्रेम का हो सकता है पत्नी से भी ज्यादा रिलायबल हो, विश्वसनीय हो सकती है, लेकिन वो कभी वैध नहीं हो सकती। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रख देना है कि जो चीज वैध होती है वो हमेशा ही विश्वसनीय होती है। वैधता वैध है तो विश्वसनीय होगी 101%, लेकिन वैध ना हो लेकिन विश्वसनीय हो सकती है। तो प्रेम का और पत्नी का मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। और ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण था, मैंने इसकी वजह से मैं आपसे चर्चा की। अब जो मैंने आपसे चर्चा की है और इसके विषय में मैं लगभग सारी चीज क्लियर कर दिया। फिर भी यदि आपको कोई इसमें समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो मेरे कमेंट उसमें दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं और मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। जो भी आपका टॉपिक ना आए
तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करूंगा। आपके सुझाव सजेशन जो भी होंगे मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह आप लोग बीच में अब आता रहूंगा, इसी तरह वीडियो बनाता रहूंगा। आप भी मुझे थोड़ा सा है ना मार्गदर्शन दें, ताकि मैं कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, मुझे फीडबैक जरूरी है ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार कर सकूं और उनको दूर कर सकूं। ठीक है, तो मैं इसी दिशा में लगातार प्रयास जारी है और मैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको वहाँ है वो बताऊंगा। इसके विषय में मैंने आपको पूरी तरह चर्चा की है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसके तब तक के लिए नमस्कार।